गाइस, कैसे हो सभी? बोले तो नमस्कार। अब हम ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जो लेक्चर्स होने वाले हैं ना, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो भी चीज अपने को सीईटी में नहीं चाहिए, जो भी चीज अपने को सीईटी में नहीं चाहिए, उसको हम लेने वाले नहीं है। आपको वो धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा सीईटी बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए भी मतलब हेल्प होगा बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, लेकिन सीईटी के हिसाब से हम चलने वाले हैं डिट्टो। ठीक है, तो जो चीजें हमें नहीं करनी है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, और मैं वो ले लूंगा भी नहीं। ठीक है, तो चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर में से भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट्स एंड वो जो होते हैं ना डायमेंशनल एनालिसिस, वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं अपने को देखने को मिले। बट इससे पहले ना मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स सबसे पहले होता है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, आप मेरे साथ ना ये शॉर्ट नोट से देखिए। आपको मतलब सीईटी की प्रॉब्लम्स या कुछ कंसेप्चुअल पार्ट के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप मेरे साथ भी निकाल सकते हैं, आपको ही फायदा होगा इसका। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं, मतलब लेते हैं एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स। इन दोनों का ज्यादा यूज होता है अपने जीवन में या सिलेबस में बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके अलावा भी एक होता है ना, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम होता है। अब एमकेएस का मतलब क्या है? एमकेएस का मतलब होता है मीटर। इसका होता है ये जो होते हैं ना, लेंथ, मास एंड टाइम, ऐसे करते हैं ना हम। ठीक है, तो लेंथ का क्या हो गया? मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, और ये टाइम का सेकंड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड एंड सेकंड ना। पुराने जमाने में वो पाउंड जो बोलते हैं ना, पाउंड, तो वो एक मास का यूनिट था। ठीक है, अब ज्यादातर किलोग्राम या ग्राम्स के भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स हम कहीं पर भी नहीं लेने वाले, तो इसको हम सीधा स्किप करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेने वाले। बट हमें एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स दोनों भी अच्छे से समझने हैं। तो एसआई यूनिट्स मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, मतलब सारे जगत में, सारे यूनिवर्स में इसको क्या दिया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है। मानो कि मास अगर हम केजी में लेते हैं एसआई का, तो अमेरिका में भी केजी में लेंगे, इंडिया में भी केजी में लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल यूनिट्स होता है। तो लेंथ, मास, टाइम, ये बेसिकली यूनिट्स होते हैं। हम सीखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ये भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि एसआई यूनिट, जैसे कि हम लेंथ का कहते हैं ना, लेंथ का एसआई यूनिट्स क्या है? मीटर। मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। इसी तरह और भी क्वांटिटीज है, वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखेंगे। जैसे कि करंट आ गया तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर हो गया। ठीक है, चार्ज आ गया, चार्ज का क्या हो गया? कूलम हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसा हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के लिए एलएमटी मतलब लेंथ, मास और टाइम हमारे लिए बहुत आईएमपी है, और उससे भी क्वेश्चन बन जाता है सीईटी में। तो सीजीएस में लेंथ का होता है सेंटीमीटर, मास का होता है ग्राम, और टाइम का होता है सेकंड। लेकिन यहाँ पे ही लिखा है सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। मोस्ट ऑफ, मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ज्यादातर एसआई का ही प्रयोग करना है। ठीक है, मानो कि अपने पास 5 क्वांटिटीज है। ठीक है, कुछ भी क्वांटिटीज दी है, और अपने पास क्वांटिटीज दी है 5। उसमें से मानो कि 3 क्वांटिटीज एसआई में है और 2 क्वांटिटी सीजीएस में है। तो इनकेस आप क्या करना है कि ये 2 सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास मानो कि एक ही क्वांटिटी एसआई में है और 4 क्वांटिटीज जो है सीजीएस में है, तो आपको इन केस क्या करना पड़ेगा कि एक एसआई को आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट ज्यादातर प्रॉब्लम में ऐसे दिया होता है कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो अपने आप सेटअप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ पे एसआई यूनिट्स में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, मतलब कन्वर्जन इतना कोई डीप नहीं है। मीटर का सेंटीमीटर करना, केजी का ग्राम करना, ये कोई मतलब
डिफिकल्ट चीज तो नहीं है आपके लिए, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये बहुत आईएमपी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आप मेरे साथ थोड़ा सा लिख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल मतलब मूलभूत कहते हैं ना हम उसको, मराठी में क्या कहते हैं, मूलभूत। जैसे कि अपने वो बोलते हैं ना, अन्न वस्त्र निवारा, फूड क्लॉथ शेल्टर, जैसे, तो वो मूलभूत गरजा होता है, फंडामेंटल नीड्स बोलते हैं उसको। तो ऐसे भी फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और उसके एसआई यूनिट्स क्या है और उसके सिंबल्स क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक, अब फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब जिसको डिराइव नहीं किया जा सकता, मतलब वो पहले से ही है, फिट करके दिए अपने जो भी एसआई यूनिट्स जो है ना, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, तो वो ये यूनिट्स को मतलब नाम दे दिए। तो कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो मतलब मीटर, मीटर कहाँ से डिराइव हुआ है, नहीं डिराइव हुआ। सेकंड, सेकंड कहाँ से डिराइव हुआ है, नहीं हुआ है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, जो मतलब पहले से उनको नाम दिया है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले लेंथ है। ठीक है, लेंथ, ये आपके नॉलेज के लिए है, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा सीटी में डायरेक्ट कि लेंथ का यूनिट बताओ वगैरह वगैरह वगैरह, बट जो प्रॉब्लम में लगेगा ना उसका बेस में अभी से क्लियर कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो लेंथ जो है उसका एसआई यूनिट है मीटर। ठीक है, उसका सिंबल मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्टली सिंबल लिख लेता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं, मीटर, तो ये सिंबल हो गया। सेकंड क्वांटिटी होती है अपने पास मास, और उसका सिंबल है केजी, मतलब किलोग्राम, मास किलोग्राम। देन थर्ड अपने पास आता है टाइम। टाइम जो है वो सेकंड में लिया जाता है, एसआई में भी, सीजीएस में भी, एमकेएस में भी, एफपीएस में भी। टाइम का यूनिट हमेशा किसी भी यूनिट में अगर बोला जाए तो वो सेकंड ही लिया जाता है। तो ये 3 अपने पास यूजफुल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और भी है, और 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है अपने पास, बट ये ज्यादा यूजफुल होने वाली है डायमेंशनल एनालिसिस के पर्पस पर। अब फोर्थ यूनिट, सॉरी, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी अपने पास है टेम्परेचर। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। ठीक है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन उसका एसआई यूनिट है। बहुत बार बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूजन कर बैठते हैं। तो 5वां यूनिट अपने पास है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का, और उसका यूनिट है एम्पियर, एसी डिनोट किया जाता है एम्पियर। नेक्स्ट अपने पास 6th वाला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कैंडेला, और उसका सिंबल होता है सीडी। नेक्स्ट अपने पास 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ये सिंबल है इसका एक्चुअल में, MOL क्या है, ये सिंबल है। तो ये यूजफुल है, ये ज्यादा यूजफुल है, ये यूजफुल है, ये थोड़ा यूजफुल है, ये भी थोड़ा सा यूजफुल है, ये यूजफुल ही नहीं है। पूरे सिलेबस में इसका कोई जिक्र नहीं होने वाला है, तो इसको बस याद रखो, मतलब उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आएगा सीधा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फिजिक्स में भी इसका ज्यादातर यूज होने वाला नहीं, अपने को सिर्फ लेंथ, मास एंड टाइम अभी फिलहाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है। अब ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो निकाला जाता है ना किसी से। मतलब मानो कि अपने वेलोसिटी का नाम सुना होगा, होता नाम तो सुना होगा, वेलोसिटी का नाम सुना होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते ना, ये प्रॉब्लम होता है और होता रहेगा। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, वेलोसिटी जैसे कि डिराइव्ड मतलब वो निकाला हुआ यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके वो निकाला जाता है। तो अब अपने लिखते हैं वेलोसिटी, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, ये समझो बस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। अरे होता है कि नहीं होता है, लेंथ का होता है ना, वही डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब टाइम का होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड।
बट ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके निकाला है, तो इसको कहेंगे हम डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डिराइव्ड यूनिट्स। अब अपने एक मोमेंटम टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, मोमेंटम। ठीक है, अगर नहीं सुनी तो आ जाएगा सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में, उस आ जाएगा। तो मोमेंटम होता है, मतलब पी, इसको लिखते हैं ना पी एम क्रॉस वी लिखते हैं, एम भी लिखते हैं। एम का मतलब होता है मास और वी होता है वेलोसिटी। बस याद रखो मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, ये थर्ड चैप्टर में अपने सीखेंगे। तो मोमेंटम इक्वल्स टू यूनिट ऑफ मास, यहाँ पे लिखना है ना अपने को। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अपने पास ये मोमेंटम का यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्या है। मोमेंटम का यूनिट क्या निकल के आ गया, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये भी हमने डिराइव किया, तो ये भी क्या हो गया, डिराइव यूनिट्स हो गया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे क्वांटिटीज है। देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी वो कह सकते हैं ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का भी एक यूनिट होगा न्यूटन को, एंड एरिया का कहो कि मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर का यूनिट हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये डिराइव्ड हो गया। और डायरेक्टली देना है तो पास्कल भी दे सकते हैं ना प्रेशर के लिए। अब फोर्स के लिए मानो कि डायरेक्टली देना है तो न्यूटन दे सकते हैं, लेकिन उसका डिराइव यूनिट कैसे कर सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो गया केजी में, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिराइव यूनिट। ऐसे करके आप किसी भी क्वांटिटीज का क्या कर सकते हैं, यूनिट डिराइव कर सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। इसका भी ज्यादा कोई यूज होने वाला नहीं है, बट आप ध्यान में रखो बस, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब जो अपने देखे थे ना ये 7 यूनिट्स हमने देखे थे ना, उससे भी 2 यूनिट्स और है अपने पास। सबसे पहले वाला होता है प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए। अब देखिए प्लेन का मतलब क्या होता है, कि 2D ऑब्जेक्ट होती है ना, 2D ये सरफेस बोल सकते हैं उसको, मतलब एरिया बोल सकते हैं। तो प्लेन एंगल है, मानो कि अपने पास ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, और एक बंदा यहाँ से स्टार्ट किया रन करने के लिए। ठीक है, जोर जोर से भागा यहाँ से ए से बी तक। ठीक है, और वो सरकमफरेंस के अलाउंग, ऐसा ऐसे कह सकते हैं ना इसको, ऐसे करके वो दौड़ा। अब ये क्या है भाई, ये तो होता है आर्क। ठीक है, और ये होता है रेडियस, उस मतलब जो भी सर्कल वो कंप्लीट करेगा ना, 2D ऑब्जेक्ट है ना प्लेन एंगल के लिए। तो ये ऐसे करके ये कुछ कंप्लीट होगा, और उसका क्या है, ये आर्क जो है ना, ये सर्कल का क्या है, पार्ट है। तो रेडियस तो सेम रहने वाला है। ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान मत दो, रेडियस तो सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, और इस एंगल को हम नाम देते हैं चलो डी थीटा। अगर स्मॉल ट्रेसिंग है तो डी थीटा बोलो, अगर थोड़ा सा लार्ज है तो थीटा भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, ये फॉर्मूला बहुत आईएमपी होने वाला है। तो डी थीटा को कैसे दिया जाता है, प्लेन एंगल डी थीटा, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है, तो डी थीटा को हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि एस इक्वल टू आर डी थीटा। तो एस क्या हो गया, स्मॉल अगर ट्रेस किया तो डी एस लिखेंगे। तो डी एस मतलब ये आर्क की क्या हो गई, लेंथ हो गई, कितना आर्क ट्रेस किया है उस बंदे ने ए से लेकर बी तक। ठीक है, और ये रेडियस इनटू ये वाला अपना एंगल हो आर डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा को ऐसे लिखेंगे अपने डी एस अपॉन आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक, अब रेडियन भी क्या होता है ये भी देखेंगे, क्यों नहीं करते। एंगल थीटा इज रेडियन। अब डिनोट कैसे किया जाता है थीटा, अब यहाँ पे सी लिखा जाता है, या कभी कभी डैश भी किया जाता है, तो रेडियन होता है। और डिग्री तो आपको पता होगा, मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे करके बहुत सारे डिग्री आपको पता होगा। बट डिग्री एंड रेडियन में आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब आप 10th में हो, मतलब आपने 10 पास किया तो होगा, तो वहां पे आपने ये सीखा होगा कि 1 डिग्री का कितना रेडियन होता है। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हम ये निकाल सकते। अब ये तो पता होगा कि 45 डिग्री जो होता है वो π/4 रेडियन होता है। वो होता है ना, टेबल दिया होता है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो अगर 45 डिग्री का इतना होता है तो 1 डिग्री का कितना होगा, 1 डिग्री इंटू π/4, और ये 45 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी 180 और ये पूरा का पूरा रेडियन हो जाएगा। होता है ना 45 इंटू 4, 5 चौक 20, 2 4 चौक 16 17 18 180 हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कन्वर्जन याद रखो बस, शायद काम आ जाए। अब नेक्स्ट अपने थोड़ा सा एक और भी एक टॉपिक है ना, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, प्लेन एंगल के लिए हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट सॉलिड एंगल के लिए है, सेकंड है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का सेकंड टाइप है ये। ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल के लिए उसको डिनोट किया जाता है डी ओमेगा। ठीक है, ये जो साइन होता है, फिर से हुआ है यार, ये डी ओमेगा। ठीक है, इसको ये साइन को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, ओम्स लॉ में भी आ जाएगा, इसको रेजिस्टेंस भी डिनोट किया जाता है, बट अभी के लिए बस इसका नाम याद रखो, डी ओमेगा होता है। अब ये एंगल होता है 3D एंगल। ठीक है, 3D एंगल होता है। मानो कि आपके पास सेब है, ठीक है, सेब, और सेब में आपने कुछ ऐसी कोनिकल वस्तु ऐसे डाली और उतना पार्ट निकाल लिया। ठीक है, तो ये पार्ट बन जाएगा ना 3D में, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं भी निकालने की कोशिश करता हूं, और ये, ठीक है, ये अंदर से, तो इतना पार्ट क्या करा, सेब में से निकाला, तो ये जो एंगल हो जाएगा ना अंदर वाला, ये एंगल हो जाएगा डी ओमेगा। और ये क्या है, ये सेब के ऊपर का क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ये इस एरिया को ना मैं नाम देता हूँ डी ए। ठीक है, इसको डी ए मैंने नाम दिया, और ये एंगल हो गया अपना डी ओमेगा, और इसकी रेडियस तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। समझ सकते हो ना, मतलब 3D एंगल है। ठीक है, और बीच में बना हुआ है कहीं पर, तो इस डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं, जो ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 4 पाई r² अपॉन लिख सकते हैं r²। ठीक है, डी ओमेगा को डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन r², एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है। बट मैंने क्या करा कि यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, 4 पाई r² स्फीयर का एरिया होता है ना, तो r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई। सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई वैल्यू होती है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैं वो लेता हूँ। हाँ, इसका यूनिट बाकी रहे, इसका क्या हो गया, रेडियन हो गया। अब इसका होता है स्टेरेडियन, तो इसको डिनोट करते हैं SR से, उसका नाम होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हो गया स्टेरेडियन। तो अपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स वगैरह सब कुछ अपने कवर अप कर लिया है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ना अपने डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। देखो पैरेलैक्स आता है, मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा, इस क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट अपने पास होता है कि पैरेलैक्स मेथड होता है, मतलब जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं ना, उसका लार्ज के ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसका डिस्टेंस मेजर करना होता है। लेकिन पैरेलैक्स मेथड सीईटी के लिए नहीं करना है अपने को। ठीक है, बहुत सारा भर भर के दिया है बुक में उसका, बट हमें पैरेलैक्स मेथड एज पर सीईटी नहीं करना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसके ऊपर, तो ना के बराबर ही समझो कि उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पैरेलैक्स मेथड हम नहीं लेने वाले। सीधा मैंने कहा ना सीईटी के ऊपर बेस्ट लेक्चर करने वाले, तो सीधा हम क्या करना है, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बीच का पार्ट जाने दो, क्योंकि हमें सीईटी के पर्पज से सीखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम फिलहाल इसके ऊपर ना एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। चलो, मैं यहाँ पे ना एग्जांपल लिख देता हूँ, शायद मुझे लिखना चाहिए था पहले से, बट मैंने नहीं लिखा, बुक में है, आपके 11th के बुक में आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर से ना मैं लिख के रखूंगा। ठीक है, ताकि शायद आपका टाइम बच जाए। ऐसा कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ गिवन द डायमीटर ऑफ मून इज। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि डायमीटर दिया है अपने को, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द अर्थ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ द डिस्क। वो क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना। ठीक है, एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ मून, एरिया ऑफ डिस्क ऑफ मून अपॉन मून माइनस अर्थ का डिस्टेंस, ये कुछ मिलजुल कर आता है, मतलब
उसको क्या करा है, रचा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं ना हमें। हाँ बट ये नहीं आएगा, चिंता मत करो, ये बस दिया है तो मैं ले रहा हूँ, ये सीटी के लिए नहीं आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो मून माइनस अर्थ का क्या होता है, डिस्टेंस, और उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से एक बार रीड कर लेता हूँ। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ, अब डायमीटर इसको दिया है और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, दो चीजें दी है अपने, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपने, पाई इनटू क्या लिखेंगे, 1 ये दिया है 1.737 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 3.84 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू आपको पता है ना 3.14, ऐसे डाल के इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6.425, ठीक है। इसका आप होमवर्क के लिए ले लो, आप कैलकुलेट करो खुद से, ठीक है। 6.425 इंटू 10⁻, कितना आता है, यहाँ पे माइनस दिया है ना, हाँ ओके, 10⁻ कितना आता है, -5 स्टेरेडियन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और अपने को दिया था डायमीटर ऑफ द मून दिया था 3474 किलोमीटर, ठीक है, 3474 किलोमीटर, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 3.84, तो ये डिस्टेंस दिया था, ठीक है। अब देखो मैंने भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ये आने वाला ही नहीं है, आप भी इसको छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो उस लेक्चर से एक्चुअल में अपना सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको करना ही पड़ेगा, मिस मत करो वो लेक्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।